हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझा था, जिसमें उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और आप एलिमिनेशन के थ्रू कैसे सही ऑप्शन तक जा सकते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल से समझा था। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जितने भी साइकिल होते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम होता है तो एक या दो क्वेश्चन वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ज़रूर आता है। कभी जेडपीडी का पूछ लिया, या कभी इसका फोल्डिंग से पूछ लिया, या कभी ये पूछ लेता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने सोसाइटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो वीडियो आप देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PYQs की। देखिए, हमने जब सबसे पहले आपसे शेयर किया था वीडियो कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया सीटेट, और तो मुझे क्या क्या हेल्प मिली, मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे। तो एक रिसोर्स मेरा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि अच्छा, इस एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, और क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट फैक्ट नहीं रिपीट होता, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, और जब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वहाँ आपको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है, और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व होता है, ये सब आप सीख जाते हैं पहले ही, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी एक श्रृंखला शुरू करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, 20-20 क्वेश्चन लेंगे। आपकी थियरी भी चलेगी साथ में, और वीक में 1 या 2 दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये PYQ है 2019 का। इसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन पेपर 1 के हैं। कल जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के रहेंगे, क्योंकि एक CDP में मतलब एक पोर्शन में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 1 के 20 क्वेश्चन है। कल हम पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 के 10 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, और पेपर 2 के 10 क्वेश्चन मिला के फिर हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? सबसे पहले आपका ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है पृथक्करण, ऑप्शन सी है मुख्यधारा शिक्षण, और ऑप्शन डी है एकीकृत शिक्षा। अब अगर आपको थोड़ा सा भी आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो देखिए, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो वो आपको समावेशी शिक्षा दिख रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। मैंने लिखा हिंदी में है, लेकिन मैं वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में भी बोलती रहूँगी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना फिर काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें, और काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन मैं बोलूँगी तो इंग्लिश वर्ड्स भी बोल दूँगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि एक ऐसा विद्यालय हो जिसमें सबको समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, और इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या हो गया, सभी बच्चों को। तो सभी बच्चों के लिए शिक्षा, एक समान शिक्षा, नियमित विद्यालय, कहाँ जाएगा ऑप्शन, समावेशी शिक्षा। 2 क्वेश्चन आपके कैसे बन गए, समावेशी शिक्षा से। तीसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन ए है आपका, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। दूसरा ऑप्शन है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तीसरा ऑप्शन है आपका, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का समान आदर करती है, वह महत्व देती है।
और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। अब आपको पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? देखिए पहला ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है कि विशेष संस्कृतियों को बढ़ावा दे। तो मैंने आपको जब अभी सोशलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि किसी विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चों को शिक्षक बढ़ावा नहीं देगा। शिक्षक का रोल क्या होता है कि उसके लिए सभी जेंडर, सभी कास्ट, सभी क्लास, सभी रिलीजन एक जैसे हों, उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे होते। किसी विशेष संस्कृति या किसी विशेष समुदाय के बच्चों को वो बढ़ावा नहीं देगा या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, जेंडर या क्लास को वो प्रायोरिटी नहीं देगा, उसके लिए सभी बच्चे इक्वल होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करके नहीं, क्योंकि उसको ये ध्यान रखना है कि सारे बच्चे अलग अलग सांस्कृतिक उससे आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड अलग है और वहाँ विविधता है, तो वो उन सबको एक तरह से समायोजित करने की कोशिश करेंगी या करेंगे। तो फिर ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तीसरा ऑप्शन है आपका यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, वह महत्व देती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, तीसरा ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन क्या है? बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तीसरा है वे विभिन्न गतिविधियों व कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, चौथा ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। अब इसमें भी आपका कॉमन सेंस ही लगेगा। बच्चा सबसे ज़्यादा कब सीखेगा? जब वो सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, तो वो सबसे ज़्यादा सीखेगा। आप अपने ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई रेसिपी आपको बनानी सीखनी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, जैसे पहला ऑप्शन हो गया कि वो पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद कर रहा है, सिर्फ फैक्ट याद कर रहा है, तो क्या होगा? जब आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको उतना अच्छे से नहीं समझ आएगा। आप किसी को बनाते हुए देखेंगे तो भी आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, पढ़ने से ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। जब आप उस रेसिपी को खुद बनाते हैं, आप जब सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो बच्चा सबसे अच्छा कब सीखेगा? जब वो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में खुद भाग लेगा, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो वो सबसे अच्छा सीखेगा। तो आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। पांचवें क्वेश्चन पे हम आते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ए ऑप्शन है आपका पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बी है पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, सी है पूछने से रोकना चाहिए और डी है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब देखिए, अगर बच्चा क्लास में क्वेश्चन नहीं करेगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि उसको कितना समझ में आया है? उसको जो भी आपने पढ़ाया, जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया, वो समझ में आया है या नहीं आएगा, आप कैसे समझ पाएंगे? या उसका अभी नॉलेज का लेवल क्या है, आपको उस पर कितना वर्क करना है, आपको उसको किस मेथड से पढ़ाना है, ये सब आप कैसे समझ पाएंगे? जब वो क्वेश्चन करेगा तो उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि अच्छा बच्चा यहाँ अटक रहा है, या उसकी जिज्ञासा को आप समझ पाएंगे। तभी तो आप उसको आगे हैंडल कर पाएंगे, उसको आगे दिशा निर्देश दे पाएंगे कि अच्छा अब आपको ऐसे करना है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, पूछने के लिए देना चाहिए। बहुत सारे मतलब टीचर्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसको कि अच्छा ठीक है अभी बाद में बता देंगे, या पर ये होना चाहिए कि प्रायोरिटी पे रखना चाहिए बच्चों को। बच्चों का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो बताता है कि वो सोच क्या रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छठवां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन ए है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ऑप्शन बी है निर्देश व संचालन, ऑप्शन सी है अन्वेषण व पारस्परिक क्रिया और ऑप्शन डी है आपका कंठस्थीकरण व स्मरण। अब इसमें आपको देखना है कि पॉजिटिव वर्ड्स क्या क्या हैं। प्रैक्टिस करना भी एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, अन्वेषण यानी खोज करना तो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड हो गया, निर्देशन व संचालन इंस्ट्रक्शन देना, इसमें आपको नेगेटिव वर्ड क्या लग रहा है? सिर्फ मेमोराइज करना और रिकॉल करना। तो आप इस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कंठस्थीकरण व स्मरण। आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपने कर लिए अभी तक, ना तो कोई थियरी आई है ना कोई फैक्ट आया है। आपको क्या करना है, जस्ट अपना माइंड यूज़ करना है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए और आप क्वेश्चन हैंडल कर ले जाएंगे।
7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। यानी कि आपको ऑप्शन ए, कॉलम ए देखना है, उसमें जो भी दिया गया है विशेषताएं उसको कॉलम बी से मैच करना है कि ये किससे मैच करता है। तो सबसे पहले है प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड बच्चे। इनमें क्या होता है, गिफ्टेड बच्चों में ये शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है इनमें, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो इससे आपका एलिमिनेट हुआ सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर हम देखते हैं अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनमें क्या होगा कि लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी, धारा प्रवाह पढ़ने में उनको दिक्कत होगी। तो ये चला जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ जो बी है, यानी कि सेकेंड जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और सेकेंड का ए मिलते ही आपका 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ये आपको यूज़ करना है, मतलब अभी तो आप सारे जानिए, मतलब सारा जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ऑप्शन जब आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अदर मतलब जब फिर एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत सारे सही होते हैं। पर ये टाइम बचाने का एक तरीका हो गया। मान लीजिए आपके पास समय बहुत कम है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए जब आपने ये सेकेंड वाला अधिगम अशक्तता को आपने धारा प्रवाह पढ़ने में कमी पे आपने मैच किया, तो फिर क्या हो गया, सेकेंड जो है वो ए पे चला गया, तो उसके बाद ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और आपका ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है, फिर सृजनात्मक हो गया। सृजनात्मक क्या होते हैं, ये मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं और अवधान कमी अस्वीकृति यानी ADHD वाले जो बच्चे होते हैं इनमें आसानी से विचलित होने की आदत होती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बच्चों की गलतियां। ऑप्शन ए है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ऑप्शन बी है अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। और ऑप्शन डी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। इसका आंसर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि तुरंत सुधारने की ज़रूरत नहीं है। अधिगम का एक भाग है ये, क्योंकि जब बच्चे गलती करते हैं वो भी उनकी लर्निंग प्रोसेस का एक स्टेप हो गया, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन को। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन बी है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और ऑप्शन डी है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया तुरंत। फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं। इवैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्टिविटी हो, सिर्फ रिटेन हो या सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक अलग गतिविधि नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। ऑप्शन 1 निष्क्रिय व व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन बी जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। और ऑप्शन डी है एक सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया। तो एक निष्क्रिय व व्यक्तिपरक प्रक्रिया नहीं है, ये गलत हो गया। संरचनात्मक दृष्टिकोण यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, जिसमें अधिगम को आप क्या मानते हैं, ज्ञान को आप करके सीखते हैं, यानी एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ऑप्शन ए है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन बी है उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऑप्शन सी है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी है सीखने के लिए उत्सुक व प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन ए तो गलत है कि किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देंगे। अगर टीचर को सकारात्मक विश्वास है अपने बच्चों पे कि उनकी योग्यताओं के बारे में, तो उत्साह तो भंग नहीं होगा उनका, ना ही वो प्रेशर में आएंगे। किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी आपका बचा, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। वो क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं। अगर उनके टीचर उन पे विश्वास करते हैं, उनकी क्षमताओं पे विश्वास करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है और वो कार्य को करने के लिए और उत्सुक होते हैं सीखने के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12,
एक शिक्षक छात्रों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती हैं? ऑप्शन ए है आपका पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। ऑप्शन सी है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने व बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। अब आप देखिए इसमें क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है। एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करने से तो समस्या समाधान बच्चों को आ नहीं जाएगा। ठीक है, पाठ्यपुस्तक में कोई सूचनाएं दी गई उनके कंठस्थीकरण पर, यानी उनको सिर्फ आप मेमोराइज करने पर जोर दे रहे हैं, उससे भी समस्या समाधान करने में सक्षम नहीं होंगे बच्चे। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखने पे भी उनको एक ऐसा सिचुएशन दिया जाना चाहिए ना कि वो कई आयामों में, कई डायमेंशंस में सोच सकें। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने व बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, यानी आप आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पहले आपकी एलिमिनेट हो गई, परंपरागत विधि भी एलिमिनेट हो गई, विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल है, ये आपका कीवर्ड है इस क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन का कीवर्ड देखना है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका आंसर वहीं सॉल्व हो जाता है। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, मतलब बहुत दिक्कत इसी में होती है बच्चों को कि वो पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते, उनको लगता है क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन का कीवर्ड देखिए कि क्या है इसमें, क्या है कि विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है। तो अगर विद्यार्थियों की पहल और प्रयास शामिल है, विद्यार्थी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अब आपको बताना है कि ये एक सिचुएशन है कि जब बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो अपने आप में ऐसा फील करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और वो निराश हो जाते हैं, और क्या होता है कि उनमें बिना प्रयास के वो कार्य को आसानी से छोड़ देते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कई बार, आप कोई मॉक दे रहे हैं, मान लीजिए उसमें आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, आपने मेहनत की होगी, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब आपकी बहुत मेहनत के बाद भी आपके नंबर कभी कभी कम हो जाते हैं, तो आपको लगता होगा कि मैं अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, और आप बिना प्रयास के उस कार्य को छोड़ देते हैं। ये स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? अब आप एक एक ऑप्शन पढ़िए। संज्ञान व संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता व पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, और संज्ञान व संवेग अलग नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए आनुवंशिकता और पर्यावरण के। ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन डी बचा, संज्ञान व संवेग संबंधित नहीं है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, संज्ञान व संवेग यहाँ संबंधित ही तो दिख रहे हैं, यानी आपका जो इमोशन है वो आपके कॉग्निशन को प्रभावित कर रहा है, आपको लग रहा है आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कार्य को आसानी से छोड़ दे रहे हैं बिना प्रयास के। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया कि संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्लास ली है और एक क्वेश्चन आपका वहीं से तुरंत देखिए आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग से क्वेश्चन आता है। आप अगर जितने भी थियरीज दी हुई हैं, जो भी सिलेबस, मैंने पहले ही कहा है कि आप सिलेबस पूरा देखिए, जो भी सिलेबस आपको दिया हुआ है अगर वो आप अच्छे से करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाते हैं। अब जैसे इसी में देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूरे मिले हैं जो आप एकदम आराम से पढ़ के सॉल्व कर लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको कोई भी फैक्ट ना याद हो आप आराम से सॉल्व कर लें। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट याद हो और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है सरकार, ऑप्शन सी है मीडिया और ऑप्शन डी है परिवार। तो इसमें आपका फैमिली सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
16 क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। उन्होंने जो अपनी थियरी दी है उसमें प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऑप्शन बी, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। और ऑप्शन डी, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया तुरंत। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है और बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। दो ऑप्शन में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, और सी ऑप्शन है आपका कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बच्चों की जो सोच है उसमें वो सोचते वयस्कों इतना ही, उनका मात्रात्मक रूप से वो भिन्न नहीं होते, लेकिन उनकी सोचने की क्वालिटी जो होती है वो डिफरेंस होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, काइंड अलग होता है, उनका प्रकार अलग होता है, तो क्वालिटेटिवली वो अलग होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो वयस्कों से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जेंडर है। ऑप्शन ए है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। ऑप्शन बी है एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन सी है एक आर्थिक अवधारणा है। और ऑप्शन डी है एक जैविक निर्धारक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ये क्या है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? यानी आपका ब्रॉड डोमेन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। ऑप्शन बी है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। ऑप्शन सी है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। ऑप्शन डी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शारीरिक यानी कि फिजिकल, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये आपकी ब्रॉड डोमेन्स हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ये भी मैंने क्लासेस ली हैं डेवलपमेंट की, तो आप उसको देखिएगा, प्लेलिस्ट में पूरी पड़ी हुई हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे, आपके क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन बी है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां हैं जैसे स्मरण व तर्क शामिल होती हैं। ऑप्शन सी है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। और ऑप्शन डी है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। इसमें भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं कि बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये आपको अधिगम का दिख रहा है डेफिनेशन, ये गलत हो गया। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण व तर्क शामिल है, तो सिर्फ इतना ही शामिल नहीं है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका बचा कि बुद्धि क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है, किस तरह देखा जाता है? ऑप्शन ए है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। ऑप्शन बी है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। ऑप्शन सी है खाली स्लेटों के रूप में। और ऑप्शन डी आपका इसमें थोड़ा सा आया नहीं है PDF बनाते टाइम, ऑप्शन डी आपका होगा छोटे वयस्कों के रूप में। तो इसमें निष्क्रिय अनुकारक तो होगा नहीं, सिर्फ पैसिव इमिटेटर्स नहीं है वो, खाली स्लेट नहीं है वो, और मिनिएचर एडल्ट्स नहीं है बिल्कुल भी। तो आपका एक ऑप्शन बचा सक्रिय अन्वेषक है, वो एक्टिव एक्सप्लोरर है। तो इस तरह से ये आपके 20 क्वेश्चन मैंने 2019 के PYQ कराए, जिसमें आपने देखा होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट और आपका अपना थोड़ा सा पढ़ के उसको अच्छे से एनालाइज कर पाने की अगर योग्यता आप धीरे धीरे अपने आप में डेवलप करें तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सेशन, और आज आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको थोड़ा मतलब ये होगा कि अच्छा ऐसे पढ़ के ऐसे सॉल्व करना है, आपको थोड़ा ये समझ में आएगा। और ऐसे मैं क्वेश्चंस लाती रहूँगी क्योंकि PYQ के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। थैंक यू सो मच।